हाय फ्रेंड्स। हम सुन रहे हैं सुरेंद्र वर्मा की लिखी हुई बहुत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे जान चाहिए। आज इसका तीसरा भाग, राम जी की गाय। मेरा क्या बनेगा तरह गोदने से लड़की के हाथ पे नाम व फूल पत्ती गोदे जाते हैं, उसी तरह इस नुकीले सवाल ने उसके मन को निरंतर छेदना शुरू कर दिया था। बीए के बाद मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने दिल्ली जा रही हूँ। सरला ने कॉमन रूम में दर्प से घोषणा की थी। उसके पिता शहर के प्रतिष्ठित वकील थे। अनेक सहपाठियों की तरह वर्षा ने भी उसे ईर्ष्या से देखा। समर्थ और स्नेहशील पिता बेटी की खुशी एवं सुरक्षा का किस तरह बीमा कर देता है, उसने सोचा था। शिव द्वारा कामदेव को भस्म कर देने के बाद उन्हें रिझाने का प्रयास कर रही पार्वती दुखी और लज्जित हो गईं। तत्काल पिता हिमालय वहां आ पहुंचे और जैसे एरावत अपने दांतों पर कमलिनी को उठा ले, वैसे ही अपनी दुखी कन्या को हिमालय ने कंधे पर उठा लिया और तेजी से वापस लौट गए। पार्वती का मनोरथ जल्दी ही पूरा हो जाएगा, वर्षा ने मन ही मन टिप्पणी की थी। उनके पिता उन्हें न सिर्फ बहुत प्यार करते हैं, जैसे भंवरों की पाती बसंत के ढेरों फूल छोड़कर आम्र मंजरियों पर ही आ मंडराती है, वैसे ही अनेक संतानों के होते हुए भी हिमवान की आंखें पार्वती पर ही टिकी रहती थी, बल्कि बहुत रिसोर्सफुल भी है। पर चौवन सुल्तानगंज की सिलबिल का क्या होगा? उसके पास यही 1.25 है। बीए पास करते करते उसके सामने एक स्पष्ट स्वावलंबी दिशा होनी चाहिए, पर क्या हो सकता है? सिर्फ बीए की डिग्री के सहारे उसे कौन सी नौकरी मिल सकती है? वह शॉर्ट हैंड टाइपिंग का कोर्स कर सकती है, पर इस शहर में ढंग की नौकरी कहाँ मिलेगी? स्वावलंबी दिशा का गूढ़ अर्थ ऐसा पथ था जो उसे शाहजहांपुर की सीमाओं से बाहर ले आए। यहाँ रहते हुए वह अपनी नियति देख सकती थी, जो गायत्री जिज्जी से बदतर ही होगी। शर्मा परिवार में गायत्री विवाह का मुद्दा अब तक का सबसे घनघोर संकट था। नगद बिल्कुल नगण्य था। पिता की कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं थी, लड़की के पास ऊंची शिक्षा नहीं थी, सिर्फ रूप था। 4-5 प्रस्तावों की असफलता के बाद माँ बाप और भाई की व्यवहार बुद्धि चौकन्नी हो गई थी। अब वे बातचीत के प्रारंभिक दौर में ही बेटी को दिखला देना चाहते थे। 9 झुनझुनिया को यह कसीदे तोड़ते की तरह रटाया गया था। लड़की क्या है? साक्षात उर्वशी है। सीता मैया सा तेज चेहरे पर, अन्नपूर्णा की तरह पूरी गृहस्थी संभालती है। जिस घर में जाएगी उजाला हो जाएगा। 3 देवियों की मिलीजुली गुणशीलता के बावजूद कोई गुण ग्राहक नहीं पसीजा। इन सारे प्रदर्शनों में वर्षा गायत्री की सहायिका और गवाह रही। वह ऊपर के कमरे में मनोयोग से गायत्री को तैयार करती। तब तक बैठक में संभावित वर के परिवार को चाय के साथ कोई पकवान लड़की के पाक कौशल की वानगी के रूप में खिलाया जा चुका होता, जो कि सचमुच गायत्री के हाथों से बना होता। तितलियां काढ़ा हुआ मेजपोश भी सामने रहता। फिर दूतिका झिल्ली से संदेश पाने के बाद वर्षा मंद मंथर गति से गायत्री को नीचे लाती। जीने पर गायत्री हाथ जोड़कर मनौती मांगती, हे भगवान, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी अगर। बैठक में नीची निगाहें किए गायत्री निर्णायक मंडल के सदस्यों को नमस्ते करती और इंगित कोने पर वर्षा के साथ बैठ जाती। पढ़ाई, रसोई, बुनाई को लेकर 3-4 सवाल होते। एक बार एक संभावित ननद ने विवाहित जीवन में गायन की उपयोगिता रेखांकित की थी। वर्षा ने गायत्री को पहले से ही चौकस कर रखा था। उसने बाथरूम सिंगर की अपनी विनम्र पृष्ठभूमि के बावजूद पर्याप्त मीठे सुर में हेरी मैं तो प्रेम दीवानी सुना दिया। लेकिन गायत्री को अपना हमदर्द नहीं मिला। निर्णायक मंडल हफ्ते भर में संदेश भिजवाने या पत्र लिखने की बात करके चला गया। हर प्रदर्शन के बाद परिवार के सदस्य और मौन होते जाते। घर के माहौल में तनाव और शोक के ताने बाने गुथने लगे। पिता ने मंगल का व्रत रखना शुरू कर दिया था, माँ ने शुक्रवार का। जिज्जी ने अपने आप ही दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ किया और रोज शाम मंदिर में जल चढ़ाने लगी। वर्षा ने छेड़ा, क्यों, दूल्हे के लिए ऐसी बेताबी है? तो एकाएक बुक्का फाड़कर रो उठी। एक शाम वर्षा ने देखा कि जिज्जी एक टक मिट्टी के तेल की बोतल को देख रही है। आत्मपीड़न और संत्रास की यही प्रक्रिया थी जो वर्षा को बहन का अंतरंग बना गई। गायत्री धीरे धीरे जैसे चुप्पी व अपराधी बनती गई। इससे वर्षा मन ही मन द्रवित होने लगी। जब जिज्जी एक बासी रोटी और थोड़ा सा चावल खाकर संतुष्टि दिखाते हुए उठ जाती, तो वर्षा के अंदर गुस्सा उफान लेने लगता और उसका केंद्र बनते पिता। जब सामर्थ्य नहीं थी तो ताबड़तोड़ बच्चे क्यों पैदा किए? परिवार का नियोजन क्यों नहीं किया? इतने तो तरीके हैं, क्यों सुअरों की तरह इतने पिल्ले पैदा करके कीचड़ में लौटने के लिए छोड़ दिए? अगर गायत्री नाम की न हिलाई जा सकने वाली चट्टान अंतोगत्वा चौवन सुल्तानगंज की छाती से टल गई, तो इसका श्रेय फिल्म मदर इंडिया को है। महादेव भैया के दोस्त शिवलाल शहर से 35 मील दूर के कस्बे में विकास अधिकारी थे। एक शनिवार की शाम उन्होंने ग्रामवासियों के लिए चलचित्र का आयोजन किया। अपराह्न जीप लेकर शहर आए तो भैया को आमंत्रण दिया। गायत्री चाय लेकर गई तो शिवलाल बोले, क्यों आलसीन, दिन भर माँ की जान खाती रहती है?
घर चल, आज अपनी भाभी का खाना बना दे। ऐसे परिवर्तन के लिए दोनों तरस गई थी। खुले मैदान में प्रोजेक्टर लगाया गया था। एक और विशिष्ट दर्शकों के लिए 15-20 कुर्सियां थी। दोनों बहनें तन्मय होकर भारत जननी की हृदय विदारक गाथा से उद्वेलित होती रहीं। गायत्री मामूली साड़ी पहने थी, कंधों पर पल्ला, जब तब डोलती चोटी। वर्षा ने लक्ष्य किया कि सफेद साड़ी पहनने एक स्त्री कुछ अतिरिक्त ध्यान से जिज्जी को देख रही है। वर्षा को कुमार संभव का दृश्य याद आ गया, जहां उसे उमा ने प्रणाम करके समाधि से जागे हुए शंकर के गले में धूप से सुखाए गए मंदाकिनी के कमल के बीजों की माला पहना दी। शंकर ने भक्त पर प्रेम करने के नाते उमा की वह माला पहनी ही थी कि कामदेव ने सम्मोहन नाम का अचूक बाण अपने धनुष पर चढ़ा लिया। उस स्त्री के चेहरे पर ऐसा ही सम्मोहन भाव था। अगले दिन सुबह दोनों बहनें शिवलाल की पत्नी के साथ रसोई में आलू के पराठे बनाने में जुटी थी। शिवलाल दिखाई नहीं दे रहे थे। वर्षा ने जिज्ञासा की तो भाभी ने अर्थ भरी मुस्कान से गायत्री पर हल्की नजर डालते हुए कहा, जरूरी काम से गए हैं। थोड़ी देर बाद शिवलाल लौटे तो क्वार्टर के बाहरी अहाते में सिगरेट फूकते हुए महादेव से कुछ विचार विमर्श करते रहे। दोनों अतिरिक्त गंभीर थे। पराठों व अचार की तस्तरी मेज पर रखी रही और दोनों जाते दिखाई दिए। दोपहर के लगभग 12 बजे थे। विविध भारती की पृष्ठभूमि में वर्षा भाभी को स्वेटर की एक नई बुनाई सिखा रही थी। तभी बाहर आहट हुई। वर्षा ने देखा, शिवलाल और भैया के साथ एक अधेड़ पुरुष व कल रात वाली स्त्री भी थी। विस्मित गायत्री के गले में सोने की लड़ी डालते हुए स्त्री ने कहा, गायत्री तुम मेरी बहू हुई। गायत्री बौड़म सी पल भर उन्हें देखती रही तो सजल आंखों से भैया बोले, पगली अपनी सास के चरण छुओ। सिकोहाबाद की मुंगेरी देवी को अपने चिरंजीवी दीनदयाल उपाध्याय के लिए 2 साल से सुंदर, सुशील और सात्विक कन्या की तलाश थी। अपना 2 मंजिला पक्का मकान था। पिता के निधन के बाद दीनदयाल अपनी बिजली के सामान की दुकान पर बैठता था। आवागमन के लिए स्कूटर था उसके पास। मुंगेरी देवी यहाँ अपने ममेरे भाई के पास कन्या अवलोकन के लिए ही आई थी। वह 3 नमूनों का परीक्षण कर चुकी थी जो खोटे साबित हुए थे। गायत्री को देखते ही उनकी त्रिगुणशीलता की कसौटी झंकृत होने लगी थी। उनके चेहरे पर राम की गाय जैसा भाव था। यह समाचार पाने पर चौवन सुल्तानगंज जिस तरह झंकृत हुआ वह वर्तमान पीढ़ी के इतिहास में अभूतपूर्व था। अपने वयस्क जीवन में पहली बार वर्षा ने पिता की आंखों में आंसू देखे जो रुधे स्वर में कह रहे थे, मुझे विश्वास था ईश्वर है। कवि कुल गुरु ने कहा है, मेघ बिना गरजे हुए भी चातक को वर्षा जल से तृप्त करता है। नरोत्तम का तो स्वभाव ही यही है कि बिना कुछ कहे याचकों की मांगे पूरी करे। फिर मैंने तो याचना भी की थी और वह भी निरंकार नरोत्तम से। माँ बावली सी तुलसी के चौरे पर माथा टेके जा रही थी। गायत्री अपने अस्तित्व की सार्थकता के प्रति आश्वस्त हो गदगद खड़ी थी। भैया चौड़ी मुस्कान से मिठाई लाने के लिए किशोर को 5 का नोट दे रहे थे और लपक कर बाहर भागी झल्ली पड़ोस में ऐलान कर रही थी, हमारे घर बड़ी जिज्जी की बारात आएगी। छत के मुंडेर से यह दृश्य देखते हुए वर्षा ने गहरी सांस ली। नहीं, यह जीवन की सुंदरता नहीं हो सकती। यह सब मेरे लिए नहीं हो सकता। यह मेरे रक्त संबंधी है। इनका सुख दुख मेरा है, पर मेरा दुख सुख मेरा ही रहेगा। ये उसे बांट नहीं सकेंगे। एक हद के बाद उसे समझ भी नहीं पाएंगे। चौवन सुल्तानगंज में कुछ बहुत सड़ा गला है, उसने उदासीनता के साथ सोचा। अंधकार में आलोक वृत्त। उसके जीवन को दिशा निर्देश देने वाली सूचना छात्राओं के कॉमन रूम के नोटिस बोर्ड पर 4 पन्नों से बंधी थी। हस्बे मामूल अंदर घुसी। गीता उमंग से कह रही थी, मैंने तो फौरन अपना नाम दे दिया है। हो सकता है मिस कात्याल कहें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कॉन्वेंट से आई सरला ने भवे टेढ़ी की, ऐसा नहीं होगा। वह अलग अलग लोगों को ट्राई आउट करेंगी, टेस्ट लेंगी। किस चीज का टेस्ट? वर्षा ने पूछा। गीता ने नोटिस बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। वर्षा दीवार तक आई और पढ़ा। पिछले साल की तरह इस बार भी संस्थापक दिवस पर एक नाटक का प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। जिस छात्र तथा छात्रा की रुचि हो वह मिस दिव्या कात्याल को अपना नाम दे दे। अपने लिए इस विचार को अस्वीकृत करने में वर्षा को एक पल भी नहीं लगा। वर्षा रसा वशिष्ठ रंगमंच पर अभिनय करेगी। हा। दिवाली से जगमगाते स्टेज पे वर्षा वशिष्ठ सधे कदमों से आके संवाद बोलेगी। सैकड़ों जोड़ी आंखों के सामने वर्षा वशिष्ठ सहज स्वाभाविक बनी रहेंगी। शायद उसके मुख से मध्यम सा अट्ठास निकल भी गया, क्योंकि गीता ने तुरंत मुड़कर देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। वह चिक हटाते हुए बाहर निकल गई। अब तक के जीवन में मंच पर उसका पदार्पण कभी नहीं हुआ। जब वह 4ठी कक्षा में थी तो ऐसी दुर्घटना होते होते बची थी। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में उसे मोची के रूप में अवतरित होना था। बहन जी ने सख्ती से डांट कर उससे हामी भरवा ली। वह घर से थैले में लाइनों वाला पुराना जंघिया और मैली बनियान फाड़कर लाई थी, साथ में पॉलिश की डिब्बी और ब्रश। ठीक समय पर दूसरे बच्चे के साथ वह तैयार भी हो गई। मुख्य अतिथि पहली पंक्ति में बच्चों के बीच बैठे थे। बहन
बहन जी ने समझा दिया था कि मंच पर उनके सामने आकर कहना है पॉलिश करा लो पॉलिश, और दूसरे सिरे से नीचे कूद जाना है। पर जब उसने विद्यार्थियों और अभिभावकों से खचाखच भरे हॉल को देखा तो उसका दिल दहल गया, और जब उसने दूसरे प्रतियोगी बच्चों को देखा जो राजकुमारी परी, जनरल सिंदबाद व अली बाबा जैसे आकर्षक एवं मूल्यवान पोशाकों में थे, तो उसका रहा सहा मनोबल भी चकनाचूर हो गया। जैसे ही तालियों की ऊंची गड़गड़ाहट के साथ दर्शकों ने पहले प्रतियोगी का स्वागत किया, सिलबिल कमान से छूटे तीर की तरह ग्रीन रूम को भागी। उसने अपना फ्रॉक वाला थैला उठाया ही था कि बहन जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और सिलबिल दहाड़ मारकर रो पड़ी। मंच की दहशत का यह बीज आगे चलकर खूब पल्लवित हुई। अंत्याक्षरी, वाद विवाद, कविता पाठ, हर समारोह में वह श्रोताओं की सबसे पिछली कतार में सबसे कोने की कुर्सी पर पाई गई। अपनी इस भूमिका से वह पूरी तरह संतुष्ट थी। वह जानती थी कि वह बहुत संकोची, मितभाषी और मंच भीरू है। प्रकाश वृत्त की करतल ध्वनि से उसका कोई सरोकार नहीं है। वर्षा, तुमने अपना नाम नहीं दिया। 4-5 दिन के बाद गलियारे में मिस कात्याल से सामना हो गया। वह सकुचाकर ठिठक गई। जी, मैं तो क्या? उन्होंने हल्की सी मुस्कान से पूछा। मैं तो बिल्कुल अनाड़ी हूँ, वह संकोच की मुस्कान के साथ बोली। गलियारे में लोग आ जा रहे थे। मिस कात्याल उसे आने का संकेत देकर स्टाफ रूम की ओर बढ़ गई। एक कदम पीछे चलते हुए उसने सोचा, गीता तो बता रही थी कि नाटक के लिए करीब 100 नाम आए हैं, फिर मैडम ने विशेष रूप से उससे क्यों कहा? मिस कात्याल के इशारे पर वह उनके डेस्क के बगल की कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने कुहनियां डेस्क पर टिकाए, हथेली पर ठुड्डी रखे सामने देखते हुए कुछ पल सोचा। उनकी देह से सेंट की भीनी गंध आ रही थी। इसका नाम क्या होगा, उसने सोचा। तुमने सोडे की बोतल तो खुलते हुए देखी है? उन्होंने मंद स्मित से पूछा। वर्षा नासमझी से देखती रही। तुम्हारे अंदर जो ज्वार भरा है उसे मुक्ति देने के लिए ढक्कन खोलने की जरूरत है। इस बार उनका भाव गंभीर था। तुम्हें अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम चाहिए, वह क्या होगा अभी मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती, पर एक बार रंगमंच की कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने वर्षा की ओर देखा। वह चुप रही। उनकी बात थोड़ी सी उसकी समझ में आई, पर अगले ही क्षण तीसरी घंटी की चेतावनी के साथ सैकड़ों जोड़ी आंखों की समग्र दृष्टि आलोकित हो उठी और उसे लगा कि उसकी हथेलियां नम हो रही हैं। उसने अटकते हुए अपनी मोची वाली भूमिका के बारे में बता दिया। मिस कात्याल मुस्कुराई। इस बार अगर तुम स्टेज पे आओगी तो कम से कम 4 हफ्ते की रिहर्सल के बाद। अभी तुम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आओ। अगर तुम्हारा अपनी कमजोरी से पीछा न छूटा या तुम्हारी दिलचस्पी न हो तो, या मैं तुम्हें संतोषजनक न पाऊं तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, ठीक? वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। उन्होंने अपने डेस्क से एक किताब निकाली। यह है नाटक, अच्छी तरह पढ़ लेना, सोमवार से रिहर्सल शुरू करेंगे। अगले 3 दिनों में वर्षा ने अभिशप्त सौम्य मुद्रा कई बार पढ़ डाला। मगध के दानवीर उदार राजा हैं प्रसेनजीत। उनकी अकेली संतान है सौम्य दत्ता, रूपवती, निष्पाप। प्रसेनजीत के आमंत्रण पर श्रावस्ती का कवि मयंक दत्त उनके वंश का इतिहास लिखने के लिए मगध आता है। सुंदर, सुशील, धीरे धीरे वह और सौम्य दत्ता एक दूसरे के प्रेम बंधन में बंध जानते हैं। उत्तरांचल का कपटी राजा गजगर्जन सौम्य दत्ता पर मुग्ध है, पर प्रसेनजीत उसका विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर देते हैं। उसकी जासूस वासवी आखेट के दौरान एक सुनियोजित षड्यंत्र में सौम्य दत्ता की जान बचाकर उसकी प्रिय सहेली बन जाती है। उसके द्वारा भेजी गई गुप्त सूचना के सहारे गजगर्जन श्रावस्ती से बाहर निकले प्रसेनजीत को धोखे से बंदी बना लेता है। प्रसेनजीत अभी भी गजगर्जन की मांग ठुकरा देते हैं। गजगर्जन अपने सैनिकों की एक टुकड़ी सौम्य मुद्रा का अपहरण करने के लिए भेजता है। राजमहल में उनका सामना करते हुए मयंक दत्त की मृत्यु हो जाती है और सौम्य मुद्रा विस्पान कर लेती है। रिहर्सल के पहले दिन कॉलेज के सभागार में प्रदर्शन लोलुपों की खूब भीड़ थी। मंच से नीचे पहली पंक्ति के आगे मिस कात्याल ने अपनी कुर्सी रखी थी। एक और छात्र थे, दूसरी ओर छात्राएं। तीसरी पंक्ति के बीच के कोने में वर्षा बैठी थी। हल्की सी दुखी थी मन में। करीब 15 आलोकांक्षी अपने संवाद बोल चुके थे। मैडम अपने रजिस्टर में कुछ नोट करती जाती। अचानक उन्होंने वर्षा की ओर इशारा किया। वर्षा, पेज 11, वासवी रक्षा तुम सौम्य मुद्रा। वर्षा को लगा सैकड़ों जोड़ी आंखें अपनी तीव्र दृष्टि से उसे छेद रही हैं। हथेलियों में हल्की नमी सी महसूस हुई। 11वां पृष्ठ निकालते हुए अपने दांत थोड़े भींचकर उसने आत्मनियंत्रण की कोशिश की। तभी रक्षा की आवाज सुनाई दी। वासवी, मेरे निकट आओ। वर्षा के कानों में सहसा तीसरी घंटी बजने लगी, पर किताब वाला हाथ ऊपर उठाकर उसे अनसुना करने की कोशिश करते हुए उसने हल्की मुस्कान से कोमल स्वर में कहा, जो आज्ञा देवी। क्षणांश के लिए उसे लगा कि यह पल स्थिर हो गया है। चारों ओर ऊंची दीवारों से उसका स्वर टकरा टकरा कर गूंजने लगा है। जो आज्ञा देवी, जो आज्ञा देवी, जो आज्ञा देवी। लेकिन प्रतिध्वनि बीच में ही काटते हुए रक्षा की आवाज आई, देवी नहीं, मुझे मेरे नाम से पुकारो। वर्षा ने अपनी मुस्कान और स्निग्ध करते हुए उत्तर दिया, जो आज्ञा देवी। इस बार कोई अनुगुंज सुनाई नहीं थी, अलबत्ता संवाद के सलोनेपन पर 2-3 लड़के हंस पड़े। रूपसीले, तुम्हें मेरा नाम अच्छा नहीं लगता? वर्षा मुस्कुराई। आपका नाम तो उतना ही मोहक है। उसने अपेक्षित विराम दिया, जितनी की आप।
इस बार लड़कों के साथ कुछ लड़कियां भी हंसी। वर्षा भी किताब की ओर देखते हुए अपनी मुस्कान बनाए रखने में सफल रही। मधुर भाषणी तुम्हारे वचन अमूर्त ध्वनियां नहीं, पुष्पों की लड़ियां हैं जो तन मन को सुवासित कर देती हैं। थैंक्स कहते हुए मिस कात्याल ने उसकी ओर हल्की अर्थ भरी मुस्कान से देखा। आज यहीं तक की कथा सुनते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।